सभी को नमस्कार। हम बात कर रहे थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। टॉपिक चल रहा था हमारा मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। 2 मोड हमने पिछली क्लास में देखे थे, सेक्शन 40 और सेक्शन 41 के बारे में। जो हमें डिसॉल्यूशन बताया था कंसेंट के द्वारा और डिसॉल्यूशन बाय कंपल्सरी डिसॉल्यूशन जो होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम 2 सेक्शन के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 42, सेक्शन 43। सेक्शन 42 बताता है हमें डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म का कौन सा मोड बताता है, इसके बारे में बात करेंगे। 42 सेक्शन हमें बताता है आकस्मिक यानी कि जो अचानक या कोई सायोगिक ऐसी घटनाएं जो घटित हो जाती है जिनसे क्या हो जाएगा, डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा विघटन का। क्या हो रहा है, कोई आकस्मिक घटना हो गई, कोई अचानक ऐसी घटना हो गई, कोई ऐसा संयोग बन गया घटना का। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनके घटित होने पर फर्म का विघटन माना जाएगा या फर्म का विघटन करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न कब हो जाती है, कौन सी स्थितियां हैं जिसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं है, सलेख या अनुबंध में अभाव है, तो ऐसी घटनाओं के घटित होने पर फर्म का विघटन माना जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि साझेदारी का सल्लेख हो यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई अनुबंध में कोई व्यवस्था नहीं ऐसी दी गई है अलग से, तो किसी की घटना के घटने पर फर्म का विघटन हो जाएगा। कौन सी घटनाएं हैं, तो पहली घटना है कि निश्चित अवधि पूर्ण होने पर। पहली क्या है, निश्चित अवधि पूर्ण होने पर। सेकंड है निश्चित कार्य पूरा होने पर। थर्ड है मृत्यु की दशा में। और फोर्थ है दिवालिया होने की दशा में। तो हम बात करें क्या कितनी घटनाएं हो गई, 4 घटनाएं हो गई जिनके घटित होने पर क्या होगा, आकस्मिक घटनाएं ऐसी घटित हो रही है जिन पर फर्म का विघटन माना जाएगा। तो पहली है निश्चित अवधि पूर्ण होने पर। अब क्या है, कोई भी हमने फर्म की स्थापना की है, जब फर्म की स्थापना की उस समय हमने टाइम में डिसाइड कर लिया गया कि यह जो हम व्यापार कर रहे हैं या साझेदारी कर रहे हैं वो 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जो भी आपने समय डिसाइड कर लिया। जैसे ही वह समय की सीमा समाप्त होती है वैसे ही क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन स्वतः ही हो जाएगा अपना आप ही। क्योंकि क्या हो गया, आपका जो टाइम अवधि थी वह समाप्त हो गई, तो उस अवधि के समाप्त होने पर फर्म का विघटन भी स्वतः हो जाएगा। यदि साझेदारों ने कोई अन्यथा कोई रूप से कोई एग्रीमेंट कर न रखा हो, यदि ऐसे एग्रीमेंट कर रखा है कि ये समय पूरा होने के बाद भी हम व्यापार करते रहेंगे, तो एक व्यवस्था अलग हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है और निश्चित अवधि की साझेदारी की गई है, तो जैसे ही निश्चित समय समाप्त होता है वैसे ही क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन स्वतः ही हो जाएगा। ये व्यवस्था कहाँ आ रही है, 42A के अंतर्गत ये क्लोज हमें बता रहा है। जैसे कि ए और बी क्या करें, 5 वर्ष की अवधि के लिए उन्होंने क्या किया है, गेहूं के क्रय और विक्रय के व्यापार में साझेदारी की। अब 5 साल पूरे होने पर नियम क्या कहता है कि वह निश्चित अवधि की साझेदारी तो उसको समाप्त हो जाना चाहिए, विघटन हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, पूरा होने पर भी उनके बीच ये साझेदारी पूरे हो गए तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो क्या करें, जो चलाए रखना चाहते हैं तो उनको ऐसा कोई स्पष्ट अनुबंध करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ही 5 वर्ष पूरे हुए वैसे ही साझेदारी समाप्त हो जाएगी। किंतु यदि फर्म के साझेदार क्या करें, फर्म का जो बिजनेस है उसको स्पष्ट या गर्भित रूप से यानी कि एक्सप्रेस लिया इम्प्लाइड रूप से उसको जारी रख रहे हैं, तो फर्म का विघटन नहीं होगा। तो कौन साझेदारी बन जाएगी, वो ऐच्छिक साझेदारी बन जाएगी, जो एट विल में पढ़ते हैं हम आगे सेक्शन में। तो उसके अनुसार वो साझेदारी बन जाएगी ऐच्छिक, यदि कोई स्पष्ट ठहराव द्वारा एग्रीमेंट की तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये हो गया टाइम के पूरा होने पर आकस्मिक ऐसी घटना घटी और फर्म का विघटन डिसॉल्यूशन हो गया। सेकंड बात करेंगे निश्चित कार्य के पूरा होने पर। अब जो कार्य था वह क्या हो गया है, पूरा हो गया। जिस कार्य के लिए आपने क्या किया, फर्म की स्थापना की, कोई विशेष कार्य या उपक्रम के संदर्भ में वो पूरा हो गया है,
तो भी फर्म का विघटन स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन बात वो कॉमन क्या अप्लाई हो रही है कि साझेदारों ने इसके अलावा कोई अलग से कोई एग्रीमेंट कर न रखा हो। ये होगी 42B। 42A क्या कहता है, निश्चित अवधि पूर्ण होने पर। 42 का क्लोज B कह रहा है निश्चित कार्य के पूरा होने पर। जैसे A और B एक विशेष कोई मकान है, उसके निर्माण के ठेके में साझेदार बनते हैं, तो मकान पूरा हो गया तो वो क्या हो गया, निश्चित कार्य पूरा हो गया, तो फर्म का विघटन हो जाएगा। थर्ड हम बात कर रहे हैं मृत्यु की दशा में, कि जो साझेदार था उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसके अंतर्गत क्या होगा, फर्म का विघटन होगा या नहीं होगा। तो मृत्यु की दशा में साझेदारी फर्म का विघटन तब हो जाता है जब कोई अनुबंध में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा विघटन नहीं होगा। हम क्या बात कर रहे हैं हर सेक्शन में, कि ऐसा कोई उपबंध किया गया, कोई प्रोविजन किया गया है कि ऐसा अनुबंध नहीं होगा, तो बात स्थिति अलग है, नहीं तो क्या होगा, मृत्यु की दशा में साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ विशिष्ट उपक्रम या जो अवधि के लिए स्थापित साझेदारी है, तो साझेदारी की मृत्यु से समाप्त हो जाती है, उसमें भी कोई स्पेशल कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया हो, तो यदि अनुबंध करने व्यवस्था न हो तो। अब कह रहे यदि अनुबंध के अनुसार शेष साझेदार क्या चाह रहे फर्म को चालू रखने का अधिकार रखते हैं। हम बात क्या करें कि मृत्यु हो गई, चाहे विशेष उपक्रम वाला हो या सामान्य स्थिति हो, यदि क्या होगी मृत्यु से वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यदि अलग से कोई व्यवस्था अनुबंध व्यवस्था न रखी हो। अब अनुबंध में उन्होंने क्या व्यवस्था कर ली कि यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जो शेष साझेदार है वो क्या करेंगे, फर्म को चालू रखने का अधिकार यदि उनको हो तो स्वयं या मृतक साझेदारों के उत्तराधिकारियों के साथ क्या कर सकते हैं, उस फर्म को चालू रख सकते हैं। लेकिन अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी फर्म में 2 ही साझेदार है और एक साझेदार की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को चालू नहीं रखा जा सकता उसके उत्तराधिकारी को लेकर, क्योंकि दोनों में से एक की मृत्यु से क्या होगा, जो जीवित साझेदार था वह तो भी है नहीं, तो उसके कारण फर्म का विघटन चाहे व्यवस्था की भी हो ऐसी अनुबंध में, फिर भी वह फर्म विघटन उसका माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इसको एक, कि ए और बी एक फर्म के साझेदार हैं। डॉक्यूमेंट में तो ये लिख दिया गया है जो साझेदारी का सल्लेख था कि एक साझेदार की मृत्यु होगी तो अभी फर्म का विघटन नहीं होगा, बल्कि जो मृतक साझेदार का जो उत्तराधिकारी है, जो भी उसका वारिस है, वो क्या करे उसके स्थान पर साझेदार बना लिया जाएगा। अब अ की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, साझेदारी सल्लेख में लिखा होने पर भी फर्म को विघटित माना जाएगा, क्योंकि अकेला कौन बचा है, साझेदार एक ही जीवित है, बी ही क्या है, अकेला ही साझेदार जीवित, और एक साझेदार के जीवित होने पर फर्म का स्वतः विघटन हो जाता है। CIT वर्सेस GS मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह डिसीजन आया गया है। तो ये स्थिति कब लागू होती है कि उसके उत्तराधिकारी आ जाएंगे और से सभी साझेदार हैं जो उस फर्म को आगे चलाते रहेंगे। जब स्थिति 2 से अधिक साझेदारी की हो तब यह रूल अप्लाई होगा। क्लियर। अब बात आ रही है सेक्शन 4 नंबर के कौन सी स्थिति है जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का, तो दिवालिया होने की दशा में, यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया है। इसके अंतर्गत एक साझेदार क्या हो गया, हमने जब पहले पढ़ा था अनिवार्य विघटन में तो क्या कि सभी साझेदार दिवालिया हो गए और एक व्यक्ति बचा है। इसके अंतर्गत क्या बात है, एक साझेदार का दिवालिया होने पर भी फर्म का विघटन हो जाता है। 42D के अंतर्गत यह बात आ रही है। और 41A में हमने क्या पढ़ा था, अनिवार्य विघटन कब आता है, सभी साझेदार अथवा एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक साझेदार भी यदि दिवालिया हो गया है तो फर्म का विघटन माना जाएगा। किंतु अनिवार्य विघटन में क्या पढ़ा था हमने कि सभी साझेदार अथवा एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। तो उल्लेखनीय यह है कि साझेदार के दिवालिया घोषित जब भी हुआ उसकी तिथि से फर्म के विघटन की तिथि मानी जाती है कि इतना टाइम हो चुका है तो अभी इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए। तो कौन सी स्थिति हो गई, सेक्शन 42 के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेक्शन 42 के अंतर्गत ऐसी कौन सी कंडीशन आई जब आकस्मिक और संयोगी घटनाओं के घटित होने पर होने से फर्म का विघटन हो रहा है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे न्यायालय के सूचना के द्वारा विघटन किस तरह होता है और न्यायालय के द्वारा विघटन किस तरह से होता है। सूचना द्वारा विघटन भी हम आज ही कर लेते हैं, छोटा टॉपिक ही है अभी। तो सूचना द्वारा विघटन डिसॉल्यूशन बाय नोटिस।
अब क्या कर रहा है, किसके बारे में साझेदारी होनी कौन सी चाहिए, एट विल, ऐच्छिक साझेदारी होगी तब ये सूचना द्वारा विघटन का जो ऑप्शन है हमें अप्लाई होगा। अब ये कह रहा है कि जब साझेदारी ऐच्छिक हो तो कोई भी साझेदार क्या कर सकता है, दूसरे साझेदार, जैसे एक साझेदार ने क्या कर लिया, दूसरे साझेदार को इच्छा प्रकट कर दी किस बात की, फर्म का विघटन करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन करवा सकता है। कौन साझेदारी हो, साझेदारी ऐच्छिक हो, तब क्या करेगा, एक कोई भी साझेदार दूसरे साझेदार को क्या करेगा, अपने इसके क्या विचार आ रहे हैं, इच्छा क्या हो रही है कि फर्म का विघटन करने की हो रही है, तो लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन करवा सकता है। अब सूचना द्वारा विघटन की दशा में किन शर्तों का वो पालन करेगा, पहले देखेगा कि साझेदारी क्या होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए, भी एट विल होनी चाहिए, विघटन की सूचना भी दी जानी चाहिए, सूचना एकदम क्लियर, लिखित और स्पष्ट होनी चाहिए, और सूचना भी ये नहीं कि एक साझेदार को दे दिया, नहीं, सभी साझेदारों को दी जानी चाहिए। विघटन किस तिथि से माना जाएगा, उसी तिथि से माना जाएगा जो तिथि उस सूचना में लिखी गई, क्योंकि वो साझेदार उसमें अपनी इच्छा भी प्रकट कर रहा है और सूचना विघटन की तिथि भी लिख रहा है, तो वो होनी चाहिए। अब ये बात आ रही है कि हम क्या मान रहे हैं कि विघटन किस तिथि से माना जाएगा, जिस तिथि को सूचना है, लेकिन अब सूचना में विघटन की तिथि नहीं लिखी गई है, तब आप किससे मानोगे, तो विघटन की सूचना देने की तिथि से फर्म का विघटन हुआ माना जाएगा। सूचना किस दिन मानी जाएगी, जिस तिथि को अंतिम साझेदार को सूचना दी गई थी, तो वो तिथि क्या हो जाएगी, फर्म के विघटन की तिथि हो जाएगी। विघटन की सूचना को सूचना देने द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता। यदि सब साझेदार, जैसे एक बार सूचना दे दी है, मैंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, तो उसको वापस ले नहीं सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन यदि सभी साझेदार की सर्वसहमति करे तो ऐसा किया जा सकता है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सूचना द्वारा जो विघटन है केवल ऐच्छिक साझेदारी का ही हो सकता है, किंतु यदि ऐच्छिक साझेदारी भी किसी अन्य प्रावधान के तहत विघटित होती है तो उसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और सूचना द्वारा जो विघटन के अधिकार को न्यायालय में चुनौती भी आप दे नहीं सकते, क्योंकि न्यायालय से अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि सूचना देने की तिथि कुछ सौदे बकाया है तो उन सौदों के लिए भी सूचना देने वाले साझेदार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो जो डिसोल्यूशन बाय नोटिस है, यह मूलतः पार्टनरशिप एट विल, जो इच्छाधीन साझेदारी पर ही अप्लाई होता है। तो अब अंतिम क्लास में हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में। थैंक यू।